नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए महेंद्र भीष्म की लिखी हुई कहानी हलाला। महेंद्र भीष्म जी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक समकालीन कथाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन्होंने समाज की विसंगतियों, समस्याओं और अन्य विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। अभी तक जिस विषय को शर्म का विषय समझा जाता था, उस पर लेखनी चलाना सचमुच अपने आप में साहस की बात है। प्रस्तुत है कहानी हलाला, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अशरफ दिन भर की बोझिलता दूर करने की गरज से अपने दोनों बच्चों को माल मनौवल के बाद रात्रि भोज के लिए लखनऊ शहर के नामी होटल रेनेसा ले आया था। हालिया खुले इस होटल की नवी मंजिल की विस्तृत बालकनी में रेस्टोरेंट था, जहाँ से गोमती नदी का रोशनी से नहाया रिवर फ्रंट एरिया सुंदरता के प्रतिमान गढ़ रहा था। आ जा रहे वाहनों से जीवंत दिलकश नज़ारे मन को लुभाने के लिए पर्याप्त थे। यही वजह है कि यहाँ लंच या डिनर के लिए हफ्ते भर पहले से टेबल बुक करानी होती है। दूर दूर तक शहर के हरे भरे सुंदर दृश्य यहाँ से देखे जा सकते हैं। गोमती नदी के समानांतर बनी सड़क के दोनों ओर एवं रिवर बैंक साइड के आसपास स्थापित महापुरुषों की आदमकद विशाल मूर्तियां व उसके आसपास बने फव्वारों की अनवरत जलधार के साथ निकलती रंग बिरंगी रोशनी सारे वातावरण को सुखद अनुभूति से भर देती है। बच्चों की माँ को घर से गए 2 माह हो रहे थे। 15 वर्षीय बेटी सफ़ीना समझदार थी, परंतु उससे 6 वर्ष छोटा भाई अब्दुल्ला अभी नासमझ था। उस बालक को पूरी तरह से नासमझ भी नहीं कह सकते थे। वो दीन की बातें, मजहबी परंपराओं का क्या और अभी से क्यों समझे। दरअसल वो अपनी अम्मी के एवज़ में समझना भी नहीं चाहता था। उसकी एक ही रट थी, अम्मी को गफ्फार अंकल के पास से तुरंत घर वापस बुलाइए। उसकी अम्मी उसके बिना कैसे रह पा रही हैं? किशोर मन में ये प्रश्न तमाम अन्य प्रश्नों की तरह अब्दुल्ला को हर पल कुरेदता रहता था। चुप्पी, विवशता और क्रोध का संवेद रूप उसे अपने अब्बा से विद्रोही बना रहा था। अशरफ भी सयाने हो रहे बेटे से नज़रें चुराए रहता था। वेटर मेनू कार्ड रख गया था। बेटी सफ़ीना ने अपने पिता की स्थिति शायद समझ ली थी। पिछले 2 माह से वो बेचारी स्थिति ही तो समझ रही थी। उपज आई परिस्थितियों से तालमेल बैठाती मोहल्ले से लेकर कॉलेज तक घूरती आंखें और कटाक्ष वो सुनती सहती आ रही थी। मेनू कार्ड पढ़कर सफ़ीना ने भाई की पसंद की सारी डिशेस ऑर्डर कर दी। अब्दुल्ला अपने जूते के खुल गए फीते को बांध नहीं पा रहा था। सफ़ीना उसकी मदद को झुकी तो बोला कुछ नहीं, परंतु हल्के से गुर्राया, जैसे अनजान व्यक्ति को देख खामोश डाबर नस्ल का कुत्ता पहले धीरे से गुर्राता है, ठीक वैसे ही। सफ़ीना सहम कर वापस अपनी कुर्सी पर पूर्व की तरह तनकर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अशरफ ने सिगरेट सुलगाई, फिर बुझा दी और स्मोकिंग जोन में आ गया। वहाँ उसने उंगलियों में फंसी सिगरेट लाइटर से पुनः सुलगाई और धीरे धीरे कश खींचने लगा। उसके चेहरे पर तनाव स्पष्ट नजर आ रहा था और इसी तनाव ने इन दिनों उसे सिगरेट का लती बना दिया था। कभी कभार सिगरेट पीने वाला अशरफ 2 माह में ही चेन स्मोकर बन चुका था। 2 माह पहले की उस मनहूस रात को अशरफ कैसे भूल सकता है, जब वो ऑफिस में बॉस से हो गई लानत मलामत से थका हारा देर शाम को अपने घर पहुंचा था। अपने बड़े भाई के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रूबिया बच्चों सहित तैयार बैठी उसी का इंतज़ार कर रही थी। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही रूबिया ने याद दिलाते हुए कहा, सुनो जी, हाथ मुंह धोकर जल्दी तैयार हो जाओ, भाईजान कब से इंतज़ार कर रहे हैं। उनके अब तक 10 फ़ोन आ चुके हैं। रूबिया उसे तौलिया थमा किचन की ओर भागी। मैरी ने कोई बर्तन तोड़ा था। वो जूते खोल 2 पल को पंखे की हवा ले सुस्ताना चाहता था। 15 किलोमीटर व्यस्त सड़क पर गाड़ी उसे खुद चलानी थी। देर रात वापसी भी। उफ, आज ही बॉस से पंगा और आज ही बर्थडे पार्टी। हरामिन ने इतना सुंदर कांच का महंगा मर्तबान गिरा दिया। अरे, तुम तैयार नहीं हुए? हैरानी से उसे ताकती रूबिया आगे गोली से दागते तैश में बोली।
तुम्हारे भाई बहन क्या कुछ होता तो ऑफिस से छुट्टी ले लेते। उल्हाना व्यंग्य के साथ अशरफ को विचलित कर गया। फिर भी वो संयत होते हुए बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, उठा नहीं जा रहा। ऐसा करो, ओला बुक कर लो और बच्चों के संग चली जाओ। क्या? वहाँ सब क्या कहेंगे? कहते ना मेरी तबीयत नासाज थी। तौबा तौबा, मैं झूठ क्यों बोलूँ? अल्लाह से डरो अशरफ मियाँ। रूबिया उससे 1 माह बड़ी थी और बचपन से इस संयुक्त परिवार में रहने की वजह से उसका नाम बेधड़क लेती आई है। रूबिया, ये तुम हर बात पर अल्लाह मियाँ को बीच में क्यों ले आती हो? दरअसल अशरफ का मूड रूबिया के भाई के जिक्र के समय से ही खराब हो गया था, जिसे वो बचपन से ही नापसंद करता चला आ रहा है। देखिए जी। क्या देखिए जी? बॉस का चेहरा और उनके साथ हुई झड़प दोनों उसकी आंखों के सामने छा गए। कह दिया ना थका हूँ, नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। अशरफ की आवाज़ में तल्खी व स्वर में तेजी आ गई थी। कैसे नहीं जा सकते? आपको चलना ही पड़ेगा। अरे कोई ज़बरदस्ती है क्या? इस बार अशरफ के स्वर में नरमी आ गई थी, पर मन में ढिठाई भी थी। जाओ ओला कर लो, मुझे बख्श दो। देखो अशरफ मियाँ, कह देती हूँ, गई तो फिर वापस नहीं आऊँगी। क्या? अब की गई तो वापस नहीं आऊँगी। लानत है ऐसे शौहर पर। मुझ पर लानत भेजती है, बदतमीज़ औरत। अशरफ के मुंह से एकाएक निकल गया। बदतमीज़ कहा मुझे? भाईजान से शिकायत करूँगी। बदतमीज़ शब्द सुनकर रूबिया रुआसी और आहत हो गई। जा कह देना, जो कहना हो कह देना। बचपन से जानता हूँ साले बदजात को, माँ का दब्बू। खुदा जाने फ़ौज में भर्ती कैसे हो गया, लुल्ल कहीं का। अशरफ का मूड उखड़ चुका था। हाय अल्लाह, भाई को बदजात, दब्बू और लुल्ल कहा। रूबिया दोनों कानों पर हाथ रखते बेडरूम से बाहर निकल आई। सफ़ीना बेटा, कैब बुक करो। ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे दोनों बच्चों ने अपनी मम्मी को बदहवासी में देखा। एकाएक मम्मी को इस हाल में देख सफ़ीना ने टीवी की आवाज़ पहले कम की, फिर गंभीरता समझकर टीवी बंद ही कर दी। उसे अब्बू अम्मी की लड़ाई में टीवी को लेकर डांट नहीं खानी थी। टीवी क्यों बंद कर दिया आपा? अब्दुल्ला ने सफ़ीना के हाथ से रिमोट छीनकर टीवी पुनः चालू कर लिया। बेडरूम में पहले से ही गुस्से में तमतमाए बैठे अशरफ को अनदेखा कर रूबिया ने पलंग से अपना हैंडबैग उठाया और बोली, सुनो मियाँ, सफ़ीना ने कैब बुक कर दी है। हाँ ठीक है, जाओ। जहालत की भी हद होती है। जहालत? मैंने कौन सी जहालत की है? जब देखो तब आप मेरे मायके वालों को बुरा भला कहते रहते हो। हाँ हाँ जा, और सुन, बड़ी जुबान वाली है तो लौट कर मत आना। देख लेना, सुबह ही कुत्ते की तरह दुम दबाते चले आओगे मियाँ। रूबिया के इन शब्दों ने अशरफ के तन बदन पर आग लगा दी। उसका गुस्सा 7वें आसमान में जाकर फट पड़ा। वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा जाहिल औरत? जा, मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। बेडरूम के दरवाजे की चौखट पर अवाक खड़ी रूबिया को दरवाजे से परे धकेल अशरफ ने धड़ाक से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। किचन में अपना काम निपटा कर निकली महरी बोल पड़ी, हाय अल्लाह, ये क्या गज़ब ढा दिया, बेगम साहिबा को तलाक दे दिया। वो अपने दोनों कानों पर हाथ रखते पल भर में ड्राइंग रूम पार करते हुए घर से बाहर निकल गई। परस्पर लड़ाई में मशगूल अशरफ और रूबिया को यह अंदाज़ा भी नहीं रहा कि महरी अभी अपना काम निपटा रही है। अशरफ को महरी के शब्द सुनाई दिए। वो बेडरूम से बाहर आ गया। उसे अंदाज़ा था कि घर में कोई बाहरी नहीं है और महरी भी अपना काम करके जा चुकी है। एकाएक गुस्से में बोला गया, तलाक। या अल्लाह, उसने ये क्या कर दिया? अशरफ को अपनी गलती का एहसास जल्दी हो गया। वो तेज़ी से रूबिया के पास पहुंचा, पर उसने गुस्से के मारे उसका हाथ परे झटक दिया। अम्मी कैब आ चुकी है, देर हो रही है, सफ़ीना बाहर से आते हुए बोली। रूबिया ने बिना वक्त गंवाए बेटे अब्दुल्ला की बाँह पकड़ी और घर के बाहर खड़ी कैब में जा बैठी। अशरफ बदहाल और असमंजस की स्थिति में कभी कैब को जाते देख रहा था तो कभी सड़क पर बिजली के खंभे पर टंगी जल बुझ रही फ्यूज़ ट्यूबलाइट को। बेबस दरवाज़ा बंद कर ड्राइंग रूम में आ गया। या अल्लाह, उसे ज़रा भी ध्यान नहीं रहा था कि घर के अंदर कोई बाहरी रुका हुआ है।
महरी किसी को खबर ना कर दे। इसी उधेड़पुन में बैठा अशरफ कभी टीवी चालू करता, कभी बंद करता, कभी किचन में जाकर पानी लेकर पीता, तो कभी रूबिया के मोबाइल पर फ़ोन मिलाता। रूबिया ने अपना फ़ोन बंद कर रखा था। सफ़ीना के फ़ोन पर घंटी गई, पर फ़ोन तुरंत ही कट गया। फ़ोन रूबिया ने ही काटा होगा। अशरफ बड़े पशुपेश में पड़ गया था। उसने रूबिया के बड़े भाई लियाकत को अपनी गलती की माफ़ी मांगते फ़ोन पर सारा माजरा बयान कर दिया। साथ ही ये भी बताया कि घर की महरी ने उसे तलाक कहते सुन लिया है। लियाकत से बात पूरी होने के साथ ही दरवाजे की कॉल बेल बजी। अशरफ को लगा जैसे रूबिया बच्चों के साथ वापस आ गई है। स्वयं से प्रायश्चित करते हुए वो बड़ी उम्मीद के साथ दरवाजे की ओर बढ़ा, पर दरवाज़ा खोलते ही उसे रूबिया की जगह मोहल्ले की मस्जिद के बुज़ुर्ग इमाम साहब खड़े दिखे। तो क्या महरी ने इमाम साहब को खबर कर दी? अशरफ मियाँ, क्या खड़े खड़े दरवाजे से रुखसत कर देने का इरादा है? अंदर नहीं बुलाओगे? इमाम साहब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले। नहीं जनाब, आइए आइए, अंदर तशरीफ़ रखिए। इमाम साहब ड्राइंग रूम के अंदर आकर सोफ़े पर छड़ी का सहारा लेकर बैठ गए। फिर अशरफ को घूरते हुए बोले, तो मियाँ आपने? हाँ इमाम साहब, मुझसे गुस्से में बहुत बड़ी गलती हो गई। पास खड़ी महरी को देखते हुए अशरफ ने कहा, इसे मेरी गलती समझकर मुआफ़ कर दिया जाए। आप जो हर्जाना कहेंगे भर दूंगा, पर यह बात बाहर न जाने पाए। ला हौल वला कुव्वत मियाँ, क्या बात करते हो? शरिया के रास्ते चलोगे या अपनी मनमानी चलाओगे? अल्लाह के कहर से डरो। इमाम साहब, अब आप ही रास्ता बताइए। मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, अपनी गलती कैसे सुधारूँ? मियाँ, आपने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। शरीयत के अनुसार अब वो आपकी बीवी नहीं रही। मेरे 2 बच्चे हैं, शादी हुए 18 साल हो गए हैं इमाम साहब, उसके बिना सब तबाह हो जाएगा। ये सब तलाक देते समय सोचना था। तलाक देना औरत का सबसे बड़ा अपमान करना होता है। अब क्या करूं? गुस्से में गलती कर बैठा, कोई रास्ता बताइए। अशरफ का गला भर आया, आंखों से पछतावे के आंसू छलक आए। सुनो मियाँ, शरीयत के मुताबिक अब एक ही उपाय है जिससे तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास वापस आ सकती है। जी बताएं इमाम साहब। अशरफ ने महरी को 2 गिलास पानी लाने का इशारा किया। देखो मियाँ, हमारी कौम में शरिया का कानून चलता है। जब तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह कर लेती है, जिसे निकाह हलाला कहते हैं, और उससे भी उसका तलाक हो जाता है, तब वो इद्दत का समय 3 चांद मास पूरा कर अपने पहले शौहर के साथ दोबारा निकाह पढ़कर उसके पास वापस आ सकती है। इसमें ना तो दूसरे शौहर पर तलाक देने का दबाव या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती चलती है, ना ही औरत पर दबाव डाला जा सकता है। इमाम साहब, निकाह हलाला के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? मेरा मतलब आप अपने तक ये बात रखें, जो रुपए पैसे कहें मैं देने को तैयार हूँ, पर यह निकाह हलाला ना कराना पड़े। ला हौल बिला कुव्वत। तौबा तौबा, क्या कह रहे हो मियाँ? होश में तो हो। मुझे रिश्वत की पेशकश, उफ, अल्लाह के खौफ से बचो। तौबा तौबा। बुज़ुर्ग इमाम साहब छड़ी के सहारे गुस्से से कांपते हुए उठ खड़े हुए। अरे नाराज़ मत होइए, आप बैठिए तो। महरी से मुखातिब हो अशरफ ने कहा, इमाम साहब के लिए चाय बना लो जल्दी से। क्या लेंगे आप, चाय, कॉफ़ी या शरबत? अब रात में शरबत कौन पीता है? एकाएक नम्र होते इमाम साहब महरी से बोले, चाय बना दो, और सुनो, चीनी मत डालना। छड़ी के सहारे वापस अपनी जगह पर बैठते हुए अशरफ से बोले, क्या बताएं, अम्मा डायबिटीज़ ने पूरी तरह जकड़ रखा है। जी जनाब, अशरफ ने हाथ का सहारा देते हुए कहा। मियाँ, एक रास्ता है, चाहो तो अपना सकते हो। जी बताएं। अशरफ को उम्मीद की रोशनी नज़र आई। मैंने ऐसे कई मामले सुलझाए हैं। आप चाहो तो मेरे साथ निकाह पढ़वा दो, हफ्ते 10 दिन में मैं तलाक दे दूंगा। फिर इद्दत का समय पूरा हो जाने के बाद आप निकाह कर लेना। हाँ, एक बात, निकाह हलाला के एवज़ में मुझे 50,000 पेशगी और 50,000 तलाक देने के बाद देने होंगे। इमाम साहब अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले। अशरफ को इमाम साहब का ये प्रस्ताव बेहद नागवार लगा, पर वक्त की नज़ाकत को समझते हुए वो खामोश रहा। कोई और मौका होता तो निश्चित ही वो अब तक इमाम का टेटुआ दबा चुका होता।
महरी चाय बना लाई। महरी से आंखें मिलते ही अशरफ को तेज़ गुस्सा आया। इसके द्वारा ही इमाम तक सूचना पहुंची, नहीं तो अशरफ को मन महसूस कर रह जाना पड़ा। इमाम साहब अपनी चाय सुड़कते रहे। मियाँ, ऐसा है, अब हम जा रहे हैं। खबर मिली थी तो आकर तस्कीद कर ली। जैसा हो बता देना। खुदा हाफिज़। बेख्याली में डूबे अशरफ को यह अंदाज़ा भी नहीं रहा कि ड्राइंग रूम से इमाम साहब और महरी कब रुखसत फरमा गए। बाहर निकलते ही महरी ने इमाम साहब की ओर से इनाम पाने की उम्मीद से देखा। इमाम साहब ने कुर्ते की जेब से 200 रुपये का कड़क नोट महरी के हाथ पर थमाते हुए कहा, देख, अगर मुझसे निकाह हलाला होता है तो पहले की तरह तेरा हिस्सा तुझे ज़रूर मिलेगा। महरी खुश होते अपने रास्ते चली गई और इमाम साहब भी मस्जिद की ओर चल दिए। ईशा की नमाज का वक्त हो गया था। मुअज्जिन होने के कारण उन्हें वज़ू करने के बाद ईशा की नमाज के लिए अजान देनी थी। ये एक विडंबना रही कि घर के बड़े बुज़ुर्गों से लेकर रूबिया की अम्मी भी किसी भी सूरत में रूबिया को हलाला कराए बिना अशरफ के पास फटकने देने के लिए राज़ी नहीं हुई और कमोपेश ऐसी ही मंशा सुदूर गांव में रह रही अशरफ की वयोवृद्ध अम्मी द्वारा भेजे फरमान में भी स्पष्ट थी। दो औरतें स्वयं एक औरत को शरीयत का वास्ता दे पराए मर्द से हलाला निकाह कर शारीरिक संबंध बनाने के लिए न केवल वकालत करने में लगी रहीं बल्कि अंत तक हलाला निकाह को औरत की पवित्रता बताती रही थीं। अब्बा, आइए, खाना लग गया है। बेटी सफ़ीना की आवाज़ कानों में पड़ते ही अशरफ ने अपनी उंगलियों में फंसी आधी सुलगी सिगरेट मसल कर डस्टबिन में फेंक दी। रिवर फ्रंट की जगमगाती रोशनी और गाड़ियों की आवाजाही शहर को जिंदा रखे थी। काश उस दिन उसने इमाम साहब की सलाह मान ली होती। दो दोस्त से दुश्मन बने गफ्फार की वादा खिलाफ़ी और जलालत न झेलनी पड़ती। नामाकूल पता नहीं कब रूबिया को तलाक देगा, कब वो बच्चों के पास वापस लौटेगी। अशरफ सफ़ीना के पीछे पीछे चल दिया। टेबल पर ऑर्डर किया हुआ खाना सजा हुआ था। अशरफ हाथ धोने वॉश बेसिन की ओर बढ़ा। उसने कनखियों से अब्दुल्ला को निहारा, जिसने अपने पसंद की डिश को काटा चम्मच से खाना शुरू भी कर दिया था। हाथ धोते अशरफ की निगाह की जद में पारदर्शी कैप्सूल लिफ्ट में सवार गफ्फार और रूबिया ऊपर की ओर आते दिख गए। अशरफ भौचक सा उन दोनों को कुछ पल देखता कुड़ता रहा। फिर वो शीघ्रता से लिफ्ट के गेट तक पहुंचा। उसके पहुंचते ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। अशरफ ने लिफ्ट के अंदर प्रवेश करते ही गफ्फार का हाथ पकड़कर धीरे किंतु तल्ख अंदाज में कहा, अंदर ही रहो, नीचे चलो। बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों को मना कर लाया हूँ। तुम दोनों को यहाँ देखकर बच्चे भड़क उठेंगे। अशरफ ने ग्राउंड फ्लोर के लिए लिफ्ट का बटन दबा दिया। अशरफ मियाँ, ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी तो तुम कर रहे हो गफ्फार। मैं? लो रूबिया, सुन लो। अरे अपनी बीवी के साथ आया हूँ, इसमें मैंने क्या बेहूदगी की? रूबिया को अपनी ओर खींचते हुए, बाकायदा निकाह किया है, कोई भगा कर नहीं लाया हूँ। बड़ी निर्लज्जता से गफ्फार ने रूबिया को भींच लिया। वो कसमसा कर रह गई। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। ये बेहद तकलीफ़देह है मेरे लिए, इस तरह से खुलेआम। यार अशरफ मियाँ, तुम्हें तकलीफ़ क्यों हो रही है? रूबिया अब मेरी बीवी है, उस पर अब मेरा अधिकार है। उसके साथ जो चाहे करूं, मेरी मर्जी। गफ्फार, बहुत हो गया। दोस्ती का यह सिला तो ना दो भाई। निकाह हलाला के 2 दिन बाद तलाक देना तय हुआ था, 2 महीने हो रहे हैं। यार हद है। तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि निकाह के बाद भाभी जी, अरे मेरा मतलब रूबिया को टाइफाइड हो गया था, फिर उसकी तबीयत दुरुस्त होने में वक्त लगा। बिना हम बिस्तरी के हलाला जायज़ भी तो नहीं होता। अब तो सब हो चुका, फिर किस लिए वक्त जाया कर रहे हो? तुम भी यार अशरफ मियाँ, रहोगे वही पूरे लपूसट के लपूसट। अमा वक्त जाया नहीं, वक्त जी रहे हैं हम इनके साथ। कहते हुए गफ्फार ने एक बार पुनः रूबिया को अपनी बाहों में बड़ी बेशर्मी से भर लिया। गफ्फार की पकड़ से असहज रूबिया की दृष्टि एकाएक ऊपर बालकनी में चली गई। वहाँ खड़े तंजाए अब्दुल्ला की नफ़रत से घूरती निगाहें उसके कलेजे को चीर गईं। या अल्लाह, रूबिया के मुंह से निकल गया। सभी की निगाहें ऊपर खड़े अब्दुल्ला तक गईं। रूबिया के लब खुले के खुले रह गए। वो स्वयं को संभाल न सकी और इसके पहले कि वो गिर पड़ती, अशरफ ने उसे संभाल लिया।
छोड़ो, लाओ, हटो। गफ्फार ने रूबिया को अशरफ से ले लिया। मेरे बच्चे, या अल्लाह! ऊपर देखती रूबिया चीख पड़ी। अब्दुल्ला बालकनी से हट चुका था। सब बेकार कर दिया। अगले जुमे को नगद 1 लाख रुपए लेकर आ जाना, रुपए मिलते ही तलाक दे दूंगा। मॉल के बाहरी गेट की ओर जाते गफ्फार की आवाज़ अशरफ हठात सुनता रहा। रुपए पैसे की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। खैर, आदमी जब नीचता पर उतर आता है तभी उसका असली रूप सामने आता है। हारे हुए पहलवान की तरह बेदम अशरफ ने लिफ्ट का बटन दबाया। अम्मी गंदी हैं, गंदी हैं, गंदी हैं, सुबक रहे अब्दुल्ला को सफ़ीना मना रही थी। अशरफ ने लोगों की ओर निगाह दौड़ाई। सभी अपनी अपनी टेबलों पर अपने अपने अंदाज में डिनर का लुत्फ़ उठा रहे थे। अब्बा को देख अब्दुल्ला का रहा सहा धैर्य जवाब दे गया, मुझे घर जाना है। जिद पर अड़े अब्दुल्ला के आगे किसी की भी एक न चली। बैरे को बुलाकर भोजन पैक कराने व पेमेंट करने के बाद वे तीनों घर चले आए। रास्ते में परस्पर कोई बात नहीं हुई। अब्बा, आप परेशान ना होइए, अब्दुल्ला को मैं संभालती हूँ। सोफे पर परेशान हाल बैठे अपने अब्बा के कंधे पर अपना दायां हाथ रखते सफ़ीना दिलासा देते हुए बोली। फिर अब्दुल्ला के कमरे में उसे मनाने चली गई। बेटियां कम उम्र में भी समझदार और गंभीर होती हैं। उन्हें घर की समस्याओं को सुलझाना बखूबी आता है। अशरफ निढाल होकर सोफे पर ही पसर गया। वो अब्दुल्ला की मनस्थिति को समझ चिंतित था। गफ्फार को वो अपना अजीज़ दोस्त मानता था, तभी इमाम साहब की जगह उसने गफ्फार को तरजीह दी थी। गफ्फार से उसे ऐसी कतई उम्मीद नहीं थी। वो अक्सर घर आता रहा, बच्चों से घुला मिला था, रूबिया को भाभी का सम्मान देता था। वक्त ज़रूरत दोनों एक दूसरे के काम आते। इसी दृढ़ विश्वास के चलते अशरफ ने अघाई सांस ली। क्या दोस्ती के मायने यही होते हैं? अशरफ ने अपनी गैरत ताक पर रख नाउम्मीदी से गफ्फार को फ़ोन लगाया। दूसरी ओर से गफ्फार का बेहद निर्लज्जता भरा जवाब आया। अम्मा यार, हद करते हो, क्यों पीछे पड़े हो? ना तुमने कोई गुनाह किया है, ना मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। सब शरीयत के अनुसार हो रहा है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से सब हो रहा है। फिर क्यों दूध डाले दे रहे हो? अरे सब्र करो, अल्लाह ने कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। हफ्ता 10 रोज़ की तो बात और है। मुझे जन्नत के मज़े लेने दो यार। भाभी, मतलब मेरी बेगम को और पाक होने दो। गफ्फार ने जानबूझकर अपना फ़ोन काटा नहीं। दूसरी ओर से अशरफ के कानों में वहशी हो चुके गफ्फार की कामुक आवाज़ें सहवास की चीखों के साथ सुनाई दी। रूबिया के साथ हो रही इस दरिंदगी का वो गुनहगार है। बेटे अब्दुल्ला के प्रश्नों का उसके पास कतई कोई जवाब नहीं है। बेटी सफ़ीना के साथ ऐसा ना हो, यह सूरत बदलनी चाहिए। औरत की देह और उसकी रूह की पाकीज़गी बरकरार रहनी चाहिए। फ़ोन काटने के बहुत बाद तक अशरफ के जहन में बार बार बस एक ही प्रश्न कौंध रहा था, क्या इस सब के लिए एक वही गुनहगार है? उस रात का डिनर बंद पैकेट में ही रखा रहा। अभी आप सुन रहे थे महेंद्र भीष्म जी की लिखी हुई एक संवेदनशील कहानी हलाला। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आप खुश रहें, सेहतमंद रहें। शुक्रिया।